नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महागठबंधन के भीतर जो अंतर्द्वंद चल रहा है और उस अंतर्द्वंद का परिणाम जिस प्रकार से आशा के विपरीत कह सकते हैं आप होता हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की राजनीति के लिए, विशेष रूप से तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए बहुत ही चिंताजनक है। क्यों मैं कह रहा हूं, आप देखिए 9 जुलाई के बाद एकाएक जिस प्रकार की परिस्थिति बदली, 9 जुलाई मतलब जिस दिन भारत में चक्का जाम का आंदोलन था, राहुल गांधी पटना में थे, राहुल गांधी का जो रथ था उस रथ पर से पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार को जिस प्रकार से उतार दिया गया। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक रूप से अंग हैं, लेकिन पप्पू यादव चूंकि निर्दलीय सांसद के रूप में चुनाव जीत कर गए हैं तो कांग्रेस की आधिकारिक सदस्यता उनकी नहीं हो सकती, अदरवाइज अन्यथा उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। इसीलिए पप्पू यादव अनधिकृत रूप से कांग्रेस के बैठकों में बुलाए जाते हैं। अभी परसों दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। ये बैठक बिहार केंद्रित बैठक थी जिसमें कांग्रेस के बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू, बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में विधायक दल के नेता मदन मोहन झा, जितने जो पहले के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे अखिलेश प्रसाद सिंह, ये सब के सब मौजूद थे वहां। पप्पू यादव को भी बुलाया गया। पप्पू यादव को बुलाया ही नहीं गया बल्कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से पप्पू यादव को जिस प्रकार का महत्व वहां दिया है, जिस प्रकार से पप्पू यादव की पीठे ठोकी गई, गले लगाया राहुल गांधी ने, उससे यह बात स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पूरा का पूरा इशारा पप्पू यादव को कर दिया कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और तेजस्वी यादव की से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ कब हो रहा था, जब वहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 9 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को, इसके पीछे जितने भी साजिश हुई थी वो साजिश के केंद्र में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से मिली भगत से अखिलेश प्रसाद सिंह भी हुआ करते थे। खैर, आज हमारा मुद्दा अखिलेश सिंह नहीं है बल्कि पप्पू यादव और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इस पर ये जो एक तरह से त्रिकोण बन रहा है, इस पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, सीधा है, एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस को अगर बिहार में भविष्य की राजनीति करनी है तो सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव शोपीस नहीं रह सकते। आप केवल एक किसी अलमीरा में बंद गुड़िया की तरह पप्पू यादव को सजा कर नहीं रख सकते। आप सजने वाले हैं भी नहीं। पप्पू यादव का जो व्यक्तित्व रहा है वो चुप रहने वाला नहीं है। कभी भी आप उनको प्रदर्शनी में नहीं लगा सकते कि देखो मेरे पास पप्पू यादव भी हैं। पप्पू यादव चाहे वो निर्दलीय चुनाव जीते हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल में रहे हों, चाहे उससे पहले जनता दल में रहे हों, किसी भी पार्टी में रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी से भी एक बार चुनाव लड़े, किसी भी पार्टी में रहे, पप्पू यादव सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं। जब कुछ भी नहीं रहे, जब ना विधायक रहे ना सांसद रहे, तब भी पप्पू यादव चाहे बाढ़ हो चाहे कोई भी आपदा हो, सक्रिय रहने वाला एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पप्पू यादव हैं। ठीक है, एक समय था जब पप्पू यादव की छवि एक बाहुबली की भी हुआ करती थी, एक गैंगस्टर की भी हुआ करती थी, अलग है, वो पुराने दिन की बात है। लेकिन वर्तमान में पप्पू यादव की जो एक छवि है, वो छवि ही तेजस्वी यादव की जलन का कारण है सबसे बड़ा। और इसी कारण से तेजस्वी यादव लगातार हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे कि पप्पू यादव कांग्रेस की राजनीति में ही न रहे। मतलब तेजस्वी यादव का यह भी प्रयास है कि पप्पू यादव थक जाएं, हार जाएं और कांग्रेस भी छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस तेजस्वी यादव की मजबूरी हो सकती है, ऐसा तेजस्वी को लगता है। कांग्रेस तेजस्वी यादव की मजबूरी है, पप्पू यादव कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। और अगर है भी तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव को मजबूत नहीं होने देना चाहते। इसलिए नहीं होने देना चाहते कि पप्पू यादव उसी वोट बैंक के वारिस हैं जिस वोट बैंक पर
तेजस्वी यादव राज करते हैं। मतलब आपको याद दिलाऊं केवल मैं 2014 का एक संदर्भ में केवल आपको बेहतर समझ पाएंगे आप, इसलिए मैं बता रहा हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव आरजेडी से चुनाव लड़े थे और जीते थे। पता है 2014 में नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा था। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन था। मधेपुरा में आरजेडी को जो जीत मिली उसमें पप्पू यादव का बहुत भारी योगदान था। पप्पू यादव सांसद बने। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद की बात मैं कर रहा हूं, पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्य समिति की बैठक हुई। साल भर के बाद की बात है, ये 2015 की बात मैं बता रहा हूं। और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होटल मौर्या में हो रही थी। पहले 14 से पहले क्या होता था कि राजद की बैठक राजद के पार्टी कार्यालय में या फिर लालू प्रसाद यादव के आवास में हुआ करता था। लेकिन 2015 की बैठक हुई थी कहाँ? होटल मौर्या में, पटना का सबसे बड़ा होटल। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, वहां पप्पू यादव भी थे। और वहीं यह फैसला हुआ था कि अब लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव होंगे। इस पर मोहर लगी थी। उसी बैठक में पप्पू यादव ने इसका विरोध किया था। पप्पू यादव ने कहा था कि लालू जी, तेजस्वी यादव आपकी संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, आपके राजनीतिक वारिस नहीं हो सकते। यह कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं आरजेडी में हुई थी। आप याद कीजिए, जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले रामकृपाल यादव चाह रहे थे कि पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन मीसा भारती अड़ गई कि नहीं, यहां से तो हम ही लड़ेंगे। क्या हुआ? रामकृपाल यादव को पार्टी छोड़कर बाहर जाना पड़ा। ऐसा कई घटना घट चुकी है पहले भी कई नेताओं के साथ। इस बात का अंदाजा पप्पू यादव को नहीं था। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि आपने जो संपत्ति अर्जित किया है उसका उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा भारती आपके सभी 9 बच्चों का है, लेकिन आपके राजनीतिक वारिस कैसे हो सकते हैं? आप भी तो कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक वारिस के रूप में बिहार में शासन किया है आपने भी। तो यही सवाल ऐसा था पप्पू यादव का जो कि लालू परिवार को चुभा, और वो सवाल आज भी बना हुआ है। तेजस्वी यादव को लगता है कि पप्पू यादव का अगर कद बढ़ा तो पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव का जो पॉलिटिकल राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव को तो लालू यादव ने बनाया है, लेकिन जनता ने कहीं पप्पू यादव को लालू यादव का राजनीतिक वारिस बना दे, यही डर तेजस्वी यादव को है। इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि बिहार में पप्पू यादव बिहार की राजनीति में स्थापित हो। लेकिन राहुल गांधी के क्या करें? वही राहुल गांधी का भी द्वंद्व है, समस्या है कि राहुल गांधी को अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब से वो लीडर ऑफ ओपोजिशन बने, प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता बने संसद में, तब से राहुल गांधी ने शायद ये तय कर लिया है कि जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक नरेंद्र मोदी को चुनौती देना मुश्किल है, असंभव है नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार पाना। तब से राहुल गांधी ने थोड़ा सा गियर बदला है। अब राहुल गांधी, पहले क्या राजनीति थी राहुल गांधी की कि बीजेपी को रोको, किसी भी कीमत पर भाजपा रोको। अब राहुल गांधी कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत करो, और अगर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे राहुल गांधी तो ऐसे ही लोगों से मजबूत करेंगे ना जिन लोगों के कारण राहुल गांधी का वोट डिस्टर्ब हुआ। राहुल गांधी किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बनकर राहुल गांधी और कांग्रेस को उभरना होगा। लेकिन आज बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में तेजस्वी यादव बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत शक्ति। तो जब तक, तो इसलिए बिहार में राहुल गांधी की और कांग्रेस की लड़ाई किससे है? बीजेपी से बाद में लड़ेगी। पहली लड़ाई आरजेडी से है। मैंने पहले भी कहा है इस बात को कि कांग्रेस को अगर मजबूत होना है तो बीजेपी से बाद में, पहले आरजेडी से लड़ना होगा। बिहार में, बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ना होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लड़ना होगा। वैसे ही आज तक कांग्रेस बीजेपी से लड़ते लड़ते कहां बीजेपी को हरा पाई? बताइए आप, एक उदाहरण बता दीजिए। मैं आप दर्शकों से भी आग्रह कर रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख सकते हैं। आप एक जगह बताइए बीजेपी से अकेले कांग्रेस पार्टी मैंने सहयोगियों के सहारे
सहयोगियों के सहारे अकेले दम पे रोकी है बीजेपी ने कई राज्यों में, जहां जहां कांग्रेस अकेले मैंने किसी भी क्षेत्रीय दल से समझौता नहीं किया। एक चुनाव हारी, 2 चुनाव हारी, तीसरे में फिर जीती। लेकिन सहयोगी दल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी बीजेपी से लड़ाई लड़ी, एक राज्य का नाम आप बता दीजिए जहां पर कांग्रेस बीजेपी को रोकने में कामयाब हुई। एक भी राज्य नहीं है। और दूसरा परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी को रोकने के लिए जहां जहां क्षेत्रीय दलों से समझौता किया कांग्रेस पार्टी ने, वहां वहां धीरे 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 कांग्रेस का साइज छोटा होता गया, कांग्रेस का कद छोटा होता गया, कांग्रेस की ताकत घटती गई। तो सवाल यही सवाल है जो राहुल गांधी को अब समझ में आ रहा है कि जब तक हम बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हम नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाएंगे। नहीं तो हर चुनाव में एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता रहेगा कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन। नीतीश कुमार कभी विकल्प बन जाएंगे, आके भाग जाएंगे, कभी अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे सामने, भाग जाएंगे, कभी ममता बनर्जी आएगी, इंटरनल समझौता हो जाएगा। तो ये चलता रहेगा। सीधा ये कॉमन सेंस की बात है, ये बहुत बड़ा, इसमें कोई अलग से साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को देश में चुनौती देना है तो कौन दे सकता है। एक राज्य, 2 राज्यों में सरकार चलाने वाला अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, किस मानसिकता, कैसे लोग सोच लेते हैं, आश्चर्य की बात है। नीतीश कुमार, कैसे कल्पना भी कर लिया था नीतीश कुमार ने कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और लोग उनको स्वीकार करेंगे। ये तो सबसे बड़ी गनीमत समझिए कि पहली ही बैठक जो पिछली बार इंडिया अलायंस की हुई थी पटना में ही, उसी में एक तरह से दिल तोड़ दिया था नीतीश कुमार का लालू यादव ने पहले ही बैठक में, जब लालू यादव ने कहा था कि आज की इस बारात के दुल्हा राहुल गांधी है, मैं सोनिया जी से बात करूंगा कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द दुल्हा बनाया जाए और हम सब बाराती हैं। नीतीश कुमार को वहीं से शौक लग गया, वज्रपात हो गया नीतीश कुमार के सर पे। तो ये सच्चाई है बिहार की राजनीति का, सबसे बड़ा सच्चाई है ये, सॉरी देश की राजनीति का। अरे ये एक संयोग होता है जब कोई देवगौड़ा या कोई इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये अलग विषय है, अपवाद है वो। लेकिन उनके पास भी 50 सांसद प्लस थे। नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस में रहते भी तो 10 से 15 सीट लड़ते, 5 से 10। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी के नाम पर बिहार में चुनाव हुआ होता तो सब जीत जाते, 15 जीत जाते। तो 15 सीट के एमपी को कैसे कोई प्रधानमंत्री मान लेगा? हास्यास्पद बातें हैं। फिर भी मुगालते में थे तो थे। तो लेकिन मुगालता भी क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि कांग्रेस कमजोर है। जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं मिलेगी। नोट करके रखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।